नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें होती है खेल खबरों के साथ खेल और खिलाड़ियों की बातें और तमाम खेल खबरों का विश्लेषण पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सचिन कुमार। सचिन, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला इस समय अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में चल रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की सोनम मलिक ने साक्षी मलिक को हराकर खिताब जीता और भारत ने पहले एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण समेत 11 पदक अपने नाम किए। और इस समय सबसे पहले बात करते हैं मुश्ताक अली ट्रॉफी का, जिसका खिताबी मुकाबला इस समय अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में चल रहा है। ये मुकाबला तमिलनाडु और बड़ौदा के बीच खेला जा रहा है और बता दें कि तमिलनाडु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और बड़ौदा ने इस समय ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 22 रन बना लिए हैं। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। केदार देवधर ने 16 रन बनाए हैं 10 बॉल पे और इसके अलावा दूसरा जो वो आउट हो गए हैं। इसके अलावा निनाद राथवा ने 1 रन पर वो आउट हुए हैं और इस समय विष्णु सोलंकी और स्मित पटेल इस समय क्रीज पर मौजूद हैं। विष्णु सोलंकी ने 4 रन बनाए हैं। तो अगर हम देखें तो ये बड़ा खिताबी जो मुकाबला है मुश्ताक अली का, सबसे बड़ी बात तो ये है सचिन की कोरोना के बाद जो है पहली डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है। जी बिल्कुल। और इसमें बड़ी सारे इसका जो पूरा सफर रहा है, हालांकि बायो बबल में रहते हुए पहला एक्सपीरियंस था खिलाड़ियों का। क्या कुछ कहेंगे इस फाइनल के बारे में? निश्चित तौर पर देखिए, घरेलू क्रिकेट में ये बड़ी चुनौती थी कि इस तरीके के किसी भी टूर्नामेंट का आयोजन कर सके और कल हम लोगों को जैसे सुनने को मिला कि रणजी ट्रॉफी इस बार नहीं आयोजित हो पा रहा है कोरोना की वजह से। एक तो समय बहुत निकल चुका था कि उस टूर्नामेंट के लिए समय नहीं बचा। उसके लंबे फॉर्मेट का वो टूर्नामेंट होता है, अब इतना समय नहीं बचा है कि इतनी टीमों को आप खिला सकें किसी ऐसे फॉर्मेट में। तो उसके बजाय जो है विजय हजारे ट्रॉफी पे ही सारा ध्यान क्रिकेट बोर्ड देगा। तो ये T20 टूर्नामेंट था, एक तो आसान था लेकिन खिलाड़ियों के मनोबल के लिए ये बहुत जरूरी था सिद्धार्थ की खिलाड़ियों को मैदान में वापसी का मौका मिला। क्योंकि देखिए, अब सारे खिलाड़ी तो आईपीएल में भी नहीं खेल सकते हैं। तो जो राज्य के खिलाड़ी होते हैं, जो छोटी छोटी टीमें राज्यों की जुड़ी हुई हैं इन सब टूर्नामेंट में बोर्ड के, उसमें बहुत जरूरी होता है कि उन सबको खेलने का मौका मिले और वो आके अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन कर सकें। अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं सिद्धार्थ की बड़ौदा टीम फाइनल खेल रही है तो निश्चित तौर पर बड़ौदा कोई बहुत ताकतवर टीम कभी नहीं रही, लेकिन हाँ उसने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, कुछ अच्छे खिलाड़ी दिए हैं देश को और तमिलनाडु से वो उसको भिड़ने का मौका मिला। क्योंकि इस टूर्नामेंट में उनके खिलाड़ियों ने, जो कुछ अनजान भी खिलाड़ी थे, उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन करके अपनी जगह बनाई और अब थोड़े समय बाद आईपीएल ऑक्शन आने वाला है। तो निश्चित तौर पे ऐसे मौके पे ऐसे खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिलता है क्योंकि जो टीम चुनने वाले लोग होते हैं उनकी निगाह रहती है। तो इन सब चीजों के लिए भी बहुत जरूरी है कि घरेलू क्रिकेट जो है वो अच्छी तरीके से चले और उसका संचालन क्रिकेट बोर्ड अच्छी तरीके से करे। रणजी ट्रॉफी ना होने से मुझे लगता है कि बहुत से खिलाड़ियों में मायूसी होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक टूर्नामेंट सफलतापूर्वक आयोजित हो गया है, फाइनल खेला जा रहा है, विजय हजारे की बात हो रही है। तो निश्चित तौर पे ये काफी अच्छा एक पहलू है इस दौर के लिए, जब कोरोना के बाद खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा अनुशासन में रहना पड़ रहा है। और सचिन, अगर हम देखें बड़ौदा की बात की तो केदार देवधर की कप्तानी में कई, अगर हम इससे पहले वाले मैच भी देखें तो बड़ौदा ने शानदार प्रदर्शन किया है और कई एक तरफा मैच भी जीते हैं। और यहाँ पे एक खास बात यह है कि इसके जो 2 बल्लेबाज हैं, स्टार बल्लेबाज, ये हम बात करें दीपक हुड्डा जो है, शुरू में कप्तान के साथ कुछ विवाद हो गया था, इसके बाद वो टीम से हट गए थे और बाद में जो कप्तान कृणाल पांड्या भी थे, उन्हें भी पितृ शोक हो गया था तो उन्हें भी जाना पड़ा। तो उसके बावजूद टीम ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है और आज देखना होगा कि क्या कुछ होता है। और अगर वो ये जीतते हैं सिद्धार्थ तो ये उनकी छोटे फॉर्मेट में सीमित प्रारूप में ये तीसरी घरेलू ट्रॉफी होगी। तो निश्चित तौर पे ये बड़ी उपलब्धि है इस टीम के लिए, जो एक ऐसे खिलाड़ियों के साथ खेल रही है जहां बहुत नामी खिलाड़ी नहीं है, जो कुछ नामी, अब जैसे कृणाल का आप नाम ले रहे हैं लेकिन अभी टीम के साथ वो नहीं रहे,
बीच में लंबे समय के लिए, तो और उसके बाद भी ये टीम जीतती रही। तो इसका मतलब है कि इस टीम में काफी कुछ दम था, और ये प्रारूप भी ऐसा है कि इसमें जो कुछ कम जाने खिलाड़ी हैं वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं, क्योंकि ये एक दिन की भी बात होती है, लेकिन लगातार अच्छा प्रदर्शन करना भी एक बड़ी बात है। तो कई एक पहलू निकल के आते हैं बड़ौदा की टीम के लिए, जो उसकी सराहना करने के लिए आपको मजबूर करते हैं। जी, और अगर हम दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली तमिलनाडु की टीम की बात करें, तो तमिलनाडु की जो टीम है वो युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का एक मिश्रण है। जी बिल्कुल। और मतलब काफी संतुलित टीम है, कई बड़ी जीत भी दर्ज कर चुकी है, दो बार हम ये कह सकते हैं कि फाइनल में आई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए उनको कोई ऐसे लड़खड़ाहट नहीं रही उनके साथ इस टूर्नामेंट में, यहाँ तक के सफर में उनका जो भी सफर रहा बहुत ही एक आप कह सकते हैं कि एक संतुलित तरीके से आगे बढ़ता रहा। इनके साथ जैसे था कि एक मौके पे बड़ौदा टीम फंस गई थी हरियाणा के खिलाफ, अंतिम गेंद पे उनको रन चाहिए था, हेलीकॉप्टर शॉट लगाया सोलंकी ने और टीम को जीत दिला दी। तो उनके साथ ऐसी नौबत नहीं आई कि इस तरीके की बहुत ज्यादा कहीं बहुत उतार देखना पड़ रहा है, कहीं बहुत चढ़ाव देखना पड़ रहा है। उन्होंने बहुत संतुलित तरीके से अपने अभियान को आगे बढ़ाया। निश्चित तौर पर ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा रहा और ये फाइनल बहुत रोमांचक होने की। बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। और अब बात करते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। शाह ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड BCB के अध्यक्ष नजमुल हसन की जगह ली है। BCCI के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जय शाह को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी अगुवाई में ACC नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। साथ ही एशियाई क्रिकेटर्स को भी इससे फायदा होगा। BCCI के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली की तबियत खराब होने की वजह से जय शाह ही बोर्ड का पूरा कामकाज देख रहे हैं। उनकी ही देखरेख में, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट का सफल आयोजन हुआ है और विजय हजारे की भी बात की जा रही है। ACC ही एशिया कप टूर्नामेंट का आयोजन कराता है। 2020 में इस टूर्नामेंट को कोरोना की वजह से इस साल जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। पहले ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होना था, अब इस टूर्नामेंट का बांग्लादेश या श्रीलंका में आयोजन किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट के लिए भी ये बड़ी बात है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, किसी भी ऐसी पद पे होना, किसी भारतीय का ICC का अध्यक्ष होना या एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष होना निश्चित तौर पे एक अच्छी बात है, और वो भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छी बात है। पूरे उस मतलब कॉन्टिनेंट की क्रिकेट के लिए अच्छी बात है कि जहां पे वो बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं। और तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे पदों पे भारतीय अगर बैठते हैं तो अपने देश में तो फायदा मिलता ही है, बाकी वो आगे भी दूसरे देशों के लिए भी, जो दीगर देश हैं, जो छोटे छोटे देश जहां पे क्रिकेट अभी उस तरीके से पुष्पित पल्लवित नहीं हुआ है, वहां पे भी वो अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल, अपने लिसनर्स को बता दें कि ACC की स्थापना 1983 में हुई थी। इस संगठन का उद्देश्य एशिया में क्रिकेट के खेल को विकसित करना है। इसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मान्यता प्राप्त है। फिलहाल 25 देश ACC के सदस्य हैं। अब बात करते हैं टीम इंडिया की। टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ 4 टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच 5 फरवरी से खेलना है। ये मैच चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैदान भारतीय टीम के लिए बेहद खास रहा है। टीम ने क्रिकेट इतिहास की अपनी पहली जीत फरवरी 1952 को इसी मैदान पर हासिल की थी। 69 साल पहले उसने यहां इंग्लैंड को ही पारी और 8 रन से हराया था। 1952 में जब टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में टेस्ट खेलने उतरी थी, तब तक ओवरऑल 24 मैच खेल चुकी थी। इसमें टीम ने 12 मैच हारे और उतने ही ड्रॉ खेले थे। पहली जीत से पहले टीम इंडिया घर में 12 टेस्ट खेल चुकी थी। भारतीय टीम क्रिकेट में अपना पहला मैच जीतने के लिए अपनी जमीन पर 12 टेस्ट खेल चुकी थी, जिसमें से 8 ड्रॉ रहे और 4 मैच में हार मिली थी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेडियम है, ऐतिहासिक रूप से स्टेडियम भी खास है और ये मैच भी बहुत खास होने वाला है। निश्चित तौर पे देखिए, चेपक की तो एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है क्रिकेट की भारत के अंदर, और इस स्टेडियम का जो विरासत है वो निश्चित तौर पे बहुत ही मतलब ध्यान देने वाली है। लेकिन ये जो अब टेस्ट सीरीज होने वाली है सिद्धार्थ जी, इस पे सबकी जो निगाहें टिक गई हैं, ये बड़ा एक रोमांचक मामला बनता दिख रहा है, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हरा के आए हैं और इंग्लैंड जो है वो श्रीलंका को उसकी धरती पे हरा के आया है। तो निश्चित तौर पे उनके हौसले भी बहुत बुलंद हैं, और हमारी टीम भी जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में वहां पे गिरी, संभली और उसके बाद जीत दर्ज करी, सीरीज जीत के आई, तो वो तो 7वें आसमान पे हैं उसके जो मनोबल है।
तो ये सीरीज बहुत जबरदस्त मुझे लगता है कि हम लोगों के सामने अब होने वाली है। और इंग्लैंड टीम पूरी तरीके से तैयार है। कुछ खिलाड़ी उनके जो है वो टीम में वापस आए हैं, कुछ खिलाड़ी उनके आराम कर रहे हैं, क्योंकि ईसीबी ने कोरोना को देखते हुए इस तरीके की व्यवस्था करी है रोटेशन की कि उनके जो मेन खिलाड़ी हैं उन पे सारा लोड ना आए और कुछ खिलाड़ी जो है उनके वो आराम करें, कुछ खिलाड़ी आए तो वो उनको रोटेट कर रहे हैं। और भारतीय टीम के साथ अच्छी बात यह है कि विराट कोहली जो पहले टेस्ट के बाद कृतित्व अवकाश पे आ गए थे वो अब टीम के साथ फिर जुड़ गए हैं, और कुछ खिलाड़ी और जो चोटिल थे वो भी आ गए हैं, ईशांत भी वापस आ गए हैं। हालांकि रवींद्र जडेजा भारतीय टीम के साथ नहीं होंगे तो वो उनकी एक कमी खलेगी, क्योंकि वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को यहाँ पे खास तौर पे जो रूट को काफी तंग कर सकते थे। लेकिन ये एक टीम के लिए एक खराब बात है कि वो नहीं है। लेकिन जो गेंदबाजी हम देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, भारतीय गेंदबाजी जो एकदम ही भारतीय तेज गेंदबाजी एक एक करके हमारे गेंदबाज बाहर होते चले गए थे, तो वो वापसी हो गई है सबकी, तो वो एक अच्छी बात है। हालांकि उमेश और शमी अभी भी नहीं है, लेकिन जसप्रीत बुमराह के आने से, ईशांत के आने से अब जो मोहम्मद सिराज हैं या शार्दुल हैं उन पे अकेले पे बोझ नहीं रहेगा, तो तेज गेंदबाजी भी हमारी काफी अब पैनी हो जाएगी। और स्पिन गेंदबाजी में सिर्फ जडेजा नहीं होंगे, बाकी अश्विन हैं हमारे साथ और कुलदीप यादव भी हैं, तो स्पिन गेंदबाजी भी अच्छी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि टीम काफी संतुलित दिख रही है। और अगर हम चेन्नई की बात करें तो टीम इंडिया ने चेन्नई में 14 टेस्ट अब तक जीते हैं, कुल 32 टेस्ट खेले हैं, 6 मैच में हार का सामना करना पड़ा है, 11 मैच ड्रॉ रहे हैं, जबकि 1 मैच टाई रहा है। और इंग्लैंड के खिलाफ देखा जाए तो 9 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 5 जीते हैं, 3 हारे हैं और 1 मैच ड्रॉ रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। बात करते हैं कुश्ती की। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की सोनम मलिक ने साक्षी मलिक को हराकर खिताब जीत लिया है। सोनम की ये जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि सोनम ने अपनी हिम्मत और जज्बे से अपनी लकवे की बीमारी को हराकर ये जीत हासिल की। आइए सुनते हैं इस नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप की स्टार खिलाड़ी की हिम्मत भरी प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरी अपने सहयोगी नवीन सक्सेना से। हरियाणा की 18 साल की सोनम मलिक ने 2016 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक को हराकर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप जीत ली है। उन्होंने साक्षी को 62 किलोग्राम वर्ग में 7-5 से हराकर स्वर्ण जीता। सोनम की साक्षी पर यह लगातार तीसरी जीत है। उन्होंने 2020 में एशियन चैंपियनशिप और एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में भी साक्षी को हराया था। सोनम को भारतीय रेसलिंग का नया सितारा माना जा रहा है। उन्होंने साक्षी को अपने राइट आर्म लॉक के दम पर हराया। सोनम का दायां हाथ 2 साल पहले लकवाग्रस्त हुआ था। इस दाएं हाथ की वजह से कि कभी उनका करियर शुरू होने से पहले ही दांव पर लग गया था। 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद सोनम को दाएं हाथ में परेशानी हुई। 2018 में स्टेट चैंपियनशिप के दौरान उन्हें हाथ में लकवा मार गया, फिर टूर्नामेंट बीच में ही उन्हें छोड़ना पड़ा। कोच ने कहा कि सोनम 6 महीने बेड रेस्ट पर थी, वो अपना हाथ तक ऊपर नहीं उठा पाती थी। डॉक्टर्स ने भी हार मान ली थी और कहा था कि सोनम को रेसलिंग का सपना छोड़ना होगा, लेकिन सोनम और उनके पिता ने हार नहीं मानी। सोनम ने वापसी की और 2019 में दूसरी बार वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले वो 2017 में भी ये चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। सोनम 2 बार ये खिताब जीतने वाली पहली महिला रेसलर हैं। उनसे पहले केवल सुशील कुमार ही 2 बार ये खिताब जीत सके हैं। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। सचिन, अगर हम देखें तो सोनम मलिक की जो कहानी है ये अपने आप में उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में हार मानकर बैठ जाते हैं, क्योंकि अगर आपको लकवा हो गया हो, लकवा मार गया हो, इसके बाद आप बात करते हैं कुश्ती लड़ने की, तो निश्चित तौर पे सिद्धार्थ ये बहुत ही प्रेरणादायी कहानी है जो अभी हम लोगों ने सुनी नवीन की जुबानी। तो अब किसी भी पहलवान के लिए जाहिर सी बात है कि उसको हाथ ही उसके सबसे मजबूत होने चाहिए, और आपका जो है एक हाथ अगर आपका काम नहीं कर सकता ठीक से तो आपका कैरियर निश्चित तौर पे डूबना तय ही माना जाएगा। लेकिन ऐसे में वो ना केवल उठ खड़ी हुई और उन्होंने उस स्तर को छूने की कोशिश की है जो साक्षी मलिक को हरा सके, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कमाल की बात यह है कि साक्षी मलिक को वो अपना आदर्श भी मानती हैं। 2016 में जब साक्षी ने मेडल जीता था तो इसने ठान लिया था
सोनम ने कि मैं भी उनकी तरह बनूंगी और आगे चल के ओलंपिक में पदक जीतने की कोशिश करूंगी। और उन्होंने ना सिर्फ यहां पे हराया बल्कि इससे पहले भी 2 मौकों पे वो साक्षी मलिक को वो हरा चुकी हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है कि एक ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उपलब्धि हासिल कर चुकी है, उनके खिलाफ ये 3 बार जीती हैं और बहुत बढ़िया इनका प्रदर्शन रहा है तीनों बार। बिल्कुल। तो सोनम ने जिस तरह से इतिहास रचा है, हमें पूरी उम्मीद है उनको स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की ओर से बधाई, क्योंकि जब आप इस तरह की कोई स्टोरी सुनते हैं जिसमें इंसान इतनी बड़ी आपदा के बाद भी कमबैक करता है और जीतता है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए रोल मॉडल बन जाता है। नेशनल वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करते हैं। 55 किलोग्राम वर्ग में हरियाणा के हिसार की अंजू ने स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल से पहले विपक्षी पहलवान बंटी चोटिल हो गई, इस वजह से अंजू को वॉकओवर मिला। अंजू पहली बार सीनियर लेवल पर गोल्ड मेडल जीतने में सफल हुई। हालांकि सफलता के पीछे उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। अंजू के पिता का 18 जनवरी को निधन हो गया था। कोच जसबीर सिंह ने बताया कि पिता के अंतिम संस्कार के बाद अंजू ट्रेनिंग के लिए स्टेडियम पहुंची थी। ये देखकर वो दंग रह गए थे। अंजू से इसकी वजह पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पापा का वो सपना पूरा करना चाहती हैं। इतना सुनते ही कोच जसबीर ने बिना कुछ कहे ट्रेनिंग शुरू कर दी और गोल्ड मेडल जीतने के बाद अंजू ने कहा कि ये गोल्ड मेडल मेरे पिता को समर्पित है। तो यहाँ पे एक दूसरी आपको स्टोरी हमने ऐसी बताई। देखिए, हमारे खिलाड़ियों में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो इस तरीके की बहुत सी दबी भी रह जाती हैं। लेकिन जिस तरह से अभी हम लोगों ने सिराज का एक वाकया देखा था ऑस्ट्रेलिया दौरे के समय में कि मोहम्मद सिराज के पिताजी नहीं रहे, लेकिन वो वहां टिके रहे और जबकि वो टीम में भी नहीं खेल रहे थे, उस समय 11 में भी नहीं थे, लेकिन आगे चल के उनको मौका मिला और न केवल उन्होंने भारतीय टीम को जीत दिलाई बल्कि अपने को साबित करने में भी सफल रहे। और वो जब भारत लौटे तो सबसे पहले एयरपोर्ट से उतरने के बाद अपने पिता की कब्र पे गए और वहां पे जाके उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ इस तरीके की कहानियों की बहुत भरमार है सिद्धार्थ, और हम देखते भी रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसी, ईश्वर ना करे कि ऐसी कोई मतलब परिवार में ऐसी किसी को निजी क्षति हो, उसके बाद भी वो उसको ऐसे जाके प्रदर्शन कहीं करना पड़े, लेकिन ऐसी कहानियां बहुत हमें देखने को मिलती रही हैं। जी। और अब बात करते हैं एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में क्या कुछ रहा, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी अलका से। भारत ने पहले एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण समेत 11 मेडल अपने नाम किया। टीम इंडिया इस चैंपियनशिप की मेडल्स टैली में शीर्ष पर रहा। भारत ने इस प्रतियोगिता में 24 सदस्यीय दल उतारा था। स्वर्ण जीतने वालों में सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल, दिव्यांश सिंह पवार पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल, कियान चेनाई पुरुष ट्रैप और राजेश्वरी कुमारी महिला ट्रैप शामिल हैं। सौरभ ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 588 का स्कोर बनाया। वहीं उनके प्रतिद्वंदी ईरान के चावत फोरफी ने 587 का स्कोर किया और दूसरे नंबर पर रहे। अर्जुन बाबूटा पुरुष के 10 मीटर एयर राइफल और श्रेयसी सिंह महिला ट्रैप ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल, सरबजोत सिंह पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल, दीपक कुमार पुरुष 10 मीटर एयर राइफल, पृथ्वीराज टोंडीमन पुरुष ट्रैप और मनीष कीर महिला ट्रैप ने कांस्य पदक जीते। कुवैत शूटिंग फेडरेशन द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 22 एशियाई देशों के 274 निशानेबाजों ने भाग लिया। ये कोरोना काल में पहला शूटिंग चैंपियनशिप रहा। इसे कुवैत शूटिंग फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज करवाया था। इसमें पिस्टल और राइफल में कुल 8 इवेंट्स थे। अलका सिंह, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, और ये तो थी हमारे भारतीय खिलाड़ियों की सक्सेस स्टोरी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी हाँ, बात करते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग में आज गोवा में इस समय एटीके मोहन बागान और केरला ब्लास्टर्स के बीच मुकाबला चल रहा है। और अगर हम देखें तो एटीके मोहन बागान 13 मैच खेले हैं, जिसमें से 7 में से जीत हासिल हुई है। 3 मैच जो है ड्रॉ रहे हैं, 3 में से हार का सामना करना पड़ रहा है। 24 अंक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है। बड़ा ही रोमांचक मुकाबला है। जी, देखिए मौजूदा चैंपियन भी है और मोहन बागान की कोशिश यही होगी कि मुंबई के करीब पहुंच जाए जो टॉप पे चल रही है लीग में। और हालांकि बागान अभी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं है सिद्धार्थ, क्योंकि पिछले फॉर्म में वो नॉर्थ ईस्ट से हार गई थी
जी, तो देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में क्या कुछ होता है, लेकिन अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। सचिन, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।